नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के विषय में, आज पुनः देखेंगे हिंदी साहित्य के विषय में। देखिए बच्चों, इससे पहले आपको पढ़ाया गया था छायावादोत्तर युग के विषय में। हमने ये बताया था कि छायावादोत्तर युग को सामान्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जो शाखा हमारी थी उसे हमने पुरानी काव्यधारा कहा था, जिसमें हम लोगों ने दिनकर के विषय में पढ़ा था, या कह सकते हैं कि जो हमारे इसमें अन्य प्रमुख जो कवि हुए उनके बारे में हमने पढ़ा था। जो वीर रस की रचनाएँ थीं वो सब हमने पढ़ी थी। उसके बाद में इसमें जो नवीन काव्यधारा आती है, नवीन काव्यधारा को आगे हम कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसमें आती है वैयक्तिक गीत काव्यधारा, उसके बाद में प्रगतिवादी काव्यधारा, उसके बाद में प्रयोगवादी काव्यधारा, उसके बाद में नई कविता की काव्यधारा। तो आज हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग में जो नवीन काव्यधारा है उसके तहत वैयक्तिक गीत काव्यधारा के विषय में। तो सबसे पहले देखना है कि वैयक्तिक गीत काव्यधारा की जो ये काव्यधारा है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता ये बताई गई है कि इस युग में हालावादी रचनाएं रची गई हैं। देखिए, कल ही आपको बताया गया था कि हालावाद का तात्पर्य होता है कि जब कोई कवि अपनी प्रमुख समस्याओं को, अपने दुख को, अपनी वेदना को शराब के माध्यम से बताने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है हालावादी रचनाएं या हालावादी कवि। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य में जो हालावाद के जनक हैं वो कौन है? हालावाद के जनक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हालावाद के जनक कौन हैं। तो ये बच्चन साहब हैं, हरिवंश राय बच्चन साहब जो हैं ये हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक माने जाते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये बताई गई है कि सामान्य रूप से इस समय जो रचनाएं रची गई हैं उनमें शराब को अपना मुख्य बिंदु दिया गया है। जैसे हरिवंश राय बच्चन हो गए, नरेंद्र शर्मा हो गए, रामेश्वर शुक्ल हो गए, भगवती चरण वर्मा हो गए, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी हो गए, जिनको आपने इससे पहले पढ़ा था। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कवि हुए हैं इन्होंने शराब को अपना केंद्र बिंदु मान करके विभिन्न प्रकार की रचनाएं इसमें रची हैं। जैसे बात की जाए, हरिवंश राय बच्चन ने जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है शराब के माध्यम से। जैसे इनकी अगर आप देखेंगे, मधुशाला के विषय में बहुत महत्वपूर्ण रचना है कि मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका साला, दोनों रहते साथ न तब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कभी आपने देखा है कि शराब घर के पास आप गुजरिए तो जो भी शराबी होते हैं कभी उनमें कोई लड़ाई नहीं होती। देखते हैं किस प्रकार से गले में गले डाल करके वो प्याला एक दूसरे को पिलाते हैं। और दूसरा बिंदु उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि संप्रदायवाद पर विरोध, कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। तो इसमें जो रचनाएं रची गई हैं उसमें संप्रदायवाद का विरोध किया गया है और ये कह सकते हैं कि समन्वयवाद की विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। दूसरी इस काल की विशेषता हम देखेंगे कि इसी की जो अगली विशेषता बताई गई है कि गीत काव्य। गीत काव्य का तात्पर्य हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि इससे पहले बड़े बड़े खंड काव्य लिखे गए, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए, परंतु यहाँ पर जो गीत लिखे जाएंगे वो बहुत ही छोटे लिखे जाएंगे। अर्थात जैसे कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो गया या कोई कह सकते हैं कि कोई घटना घटी है, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी है या कोई त्यौहार आ गया या कोई भी बिंदु हो सकता है, तो इस काल के कवि क्या करते हैं कि उस बिंदु को उठा करके छोटी छोटी डायरी वाली रचनाएं रचते हैं और ऊपर काव्य संग्रह 4 पंक्तियों वाली कविताएं अब यहाँ पर प्रारंभ हो गई। ना तो बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, ना तो बड़े बड़े खंड काव्य लिखे जा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है जो इतने बड़े बड़े काव्य को पढ़ सके। छोटी छोटी डायरी की रचनाएं यहाँ पर रची जा रही हैं और लोग उनका ही लुत्फ उठा रहे हैं। आगे देखेंगे, अगली जो विशेषता ये बताई गई है कि सांस्कृतिक काव्य। सांस्कृतिक काव्य का तात्पर्य हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि वर्तमान समय का जो काव्य होगा ये शुद्ध काव्य होगा। इसमें हमें सांस्कृतिक धरोहर या कह सकते हैं जो हमारा सांस्कृतिक रहन सहन है, जो पहनावा है, या जो भी हमारे धर्म से जुड़ी हुई सांस्कृतिक कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं उनके यहाँ पर हमें दर्शन होने लगते हैं। अब हम देखेंगे इस काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सामान्यतः अगर देखा जाए व्यक्ति गीत काव्यधारा, इसकी जो विशेषता में कह सकते हैं कि जो प्रमुख कवि माने गए हैं तो इसमें सबसे जो महान कवि माने गए हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं वो यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इनमें अवश्य पूछी जाती हैं। भैया जो 2019 का जो यूपी टेट हुआ था 2019 का, तो उसमें इन्हीं रचनाओं का एक क्रम पूछा गया था। यानी कि जो 4 ऑप्शन थे उसमें मिलाने को आपको पूछा गया था कि कौन सा क्रम सही है। तो यही क्रम था इसमें, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, यही क्रम पूछा गया था। हूबहू ऐसा ही क्रम इसमें पूछा गया था। तो हरिवंश राय बच्चन, ध्यान रखना है, कई बार यूपीपी हो गया या कांस्टेबल हो गया, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुआ था। और हम लोग करते क्या है, सामान्यतः इसमें प्रयागराज लगा देते हैं। प्रयागराज में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था और जो हरिवंश राय बच्चन जी उनका जन्म हुआ था प्रतापगढ़, जो आंवले के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। तो इनकी रचनाएं हो गई मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इनकी रचनाएं सामान्यतः शिक्षक भर्ती हो गया या फिर यूपी बीएड हो गया, इसमें अवश्य पूछी जाती हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो बच्चन जी हैं इनकी एक काव्य संग्रह है, उसका नाम है दो चट्टानी। ध्यान रखना है, जो काव्य संग्रह है दो चट्टानी, लगभग कह सकते हैं कि 1968 के आसपास हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। और दो चट्टानी ये एक काव्य संग्रह है जिस पर इनको प्रदान किया गया था। उसके बाद में अगला जो बिंदु इसमें ये बताया गया है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं सामान्यतः इनकी एक और कह सकते हैं कि एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार से इनका नाम जोड़ा जाता है कि सामान्यतः प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था। तो ध्यान रखेंगे भैया, पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे इसमें हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान। पहले आप लोग ये लिख लेंगे, दो चट्टानी काव्य संग्रह पर इनको मिला था साहित्य अकादमी। जी ध्यान दीजिए। उसके बाद में अगर बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन को जैसे मैंने अभी बताया कि हिंदी का जो प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था, प्रथम सरस्वती सम्मान जो मिला है जी, प्रथम सरस्वती जो सम्मान मिला है वो किसे मिला है? वो बच्चन साहब को मिला है। और इनकी आत्मकथा थी 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक ये इनकी आत्मकथा है जिस पर इनको मिला था भैया ये जो सरस्वती सम्मान है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और सामान्यतः इसमें यह माना जाता है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दर्ज हैं उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा पर ही प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहला किसे मिला? हरिवंश राय बच्चन को मिला, 10 द्वार से सोपान तक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 का जो साहित्य माफ कीजिए जो सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है? तो ये प्रश्न आपका करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये मिला है भैया शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। और इनका जो उपन्यास है ध्यान रखेंगे, इनका मराठी उपन्यास है, उसका नाम है सनातन। जी, उसका नाम है सनातन। भाषा कौन सी है इनकी? मराठी है। ध्यान रखेंगे। इससे पहले ये कह सकते हैं कि इससे पहले ये के सिवा रेड्डी को मिला था। उसके बाद में कह सकते जी के सिवा रेड्डी को मिला था इससे पहले ये सरस्वती सम्मान। और ध्यान रखेंगे 22 भाषाओं में से सिर्फ किसी एक भाषा पर ही ये प्रदान किया जाता है। तो पहला किसे मिला था? 1991 में मिला था। और एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है कि जो सरस्वती सम्मान है इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, अर्थात जो विजेता होगा उसे 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो कह सकते हैं कि हमारे लेखक हैं वो नरेंद्र शर्मा जी हैं। इनकी रचना प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है, पलाश वन है। देखिए ये सब काव्य संग्रह लिखे हुए हैं, इनके जो लिखे हुए हैं नरेंद्र शर्मा जी के, ये सब कविता के रूप हैं। उसके बाद में रामेश्वर शुक्ल आ जाते हैं। इनका उपनाम अंचल है, रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका कह सकते हैं पूरा नाम है। इनकी रचना मधुलिका है, अपराजिता है, किरण बेला है। इसमें अपराजिता को छोड़ करके जो मधुलिका एवं किरण बेला है ये काव्य संग्रह हैं। उसके बाद में भगवती चरण वर्मा जी आ जाते हैं, गोपाल शरण नेपाली जी आ जाते हैं। देखिए भगवती चरण वर्मा जो हैं इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान रखेंगे कौन सा इनका उपन्यास है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है और मेरा विचार है शायद वर्तमान समय में बीए में चल भी रहा होगा, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो भगवती चरण वर्मा जी का जो उपन्यास है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यह है चित्रलेखा। ध्यान रखना है ये चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा जी का। और इनकी जो जन्मस्थली है ये उन्नाव है। जैसे ही आप उन्नाव स्टेशन पर पहुंचेंगे वहां पर आप संपूर्ण जीवन चरित्र स्टेशन पर ही लिख दिया गया है कि भगवती चरण वर्मा जी की जो जन्मस्थली है वहां पर सभी का हार्दिक स्वागत है। इनका संपूर्ण जीवन वहीं स्टेशन पर ही उतार दिया गया है। ये सामान्य रूप से बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। देखिए गीत काव्य में और अन्य कोई बड़ी विशेषता इसमें नहीं लिखी गई है। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए गीत काव्य के बाद में जो सीधे अगली जो विवेचना इसमें आ जाती है उसे कहा गया है प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 ईस्वी। देखिए अभी जो भैया यूपीएससी का पेपर हुआ था आपका, जो पिछला यूपीएससी का पेपर हुआ था उसमें एक सेट में यह पूछा गया था कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। प्रश्न पूछा गया था कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। तो 1936 ईस्वी से जो औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत मानी जाती है, प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। देखिए जो छायावादोत्तर युग है वो भी 1936 से ही प्रारंभ होता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो पुरानी काव्यधारा थी उसके बहुत सारे कवियों ने क्या किया है कि वो छायावाद काल में ही उन्होंने रचना का लेखन प्रारंभ कर दिया था। इस कारण उनको भी 1936 से ही हम जोड़ देते हैं। परंतु यदि प्रश्न पूछा था कि प्रगतिवादी जो काव्यधारा है इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। देखिए इसकी औपचारिक शुरुआत होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, सामान्यतः ये कहा जा सकता है। ये आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद इसे हम साफ कर देंगे जिससे हमें कुछ कह सकते हैं कि स्थान मिल जाए, हम अन्य बातें अपनी लिख सकें। आप लोग लिख लेंगे
जी ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे हम साफ कर रहे हैं। प्रगतिवाद की अगर बात की जाए तो सामान्यतः इसमें यह माना जाता है कि सामान्यतः ये जो घटना घटी है वो पेरिस में घटी है। 1935 ईस्वी की बात है। एक महान कह सकते हैं कि दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर जी ने क्या किया है कि कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसकी भैया नींव रखी थी पेरिस में। और इसका प्रमुख कार्य यह था कि उस समय पेरिस में जो कवि थे उनका प्रमुख कार्य था कि जो दबे कुचले वर्ग थे वो सब यहां पर एकत्रित हो गए और उनके विषय में क्या करेंगे, रचनाएं रचेंगे। इसी की नकल भारत में उतारी गई है। इसमें कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से मुल्कराज आनंद आ जाते हैं, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। इन्होंने क्या किया है, लगभग कह सकते हैं कि 1936 ईस्वी में इसी की नकल के फलस्वरूप क्या किया है, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है 1936 में। और ये जो संघ बनाया गया था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है हिंदी साहित्य में। प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद जी का जो कह सकते हैं कि मूल नाम था वो धनपत राय था और ये सामान्यतः पहले उर्दू में लिखते थे, तब प्रमुख रूप से ये सोचे वतन उपनाम से भी कविताएं, इनकी कुछ एकाधिक कविताएं जो है प्रकाशित होती थी। और लमही वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया अधीनस्थ में कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के समीप लमही नामक ग्राम में इनका कह सकते हैं कि जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो प्रगतिशील लेखक संघ स्थापित हुआ 1936 में, और इसने जो काव्य रचा उसे ही क्या कह दिया गया हिंदी साहित्य में, उसे ही कह दिया गया प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो प्रगतिवाद की सबसे बड़ी कह सकते हैं विवेचना ये मानी जाती है कि इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, संप्रदायवाद पर सबसे ज्यादा प्रहार किया गया है। तात्पर्य यह है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो धर्म के नाम पर जहर खोल रहे थे, सभी धर्म कह सकते हैं सामान्य मानव को मानव से लड़ा रहे थे, भिड़ा रहे थे। तो इसको दूर करने का प्रयास जो किया है इस काल के कवियों ने किया है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समन्वयवाद की विवेचना आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके बाद में राष्ट्रवादी काव्यधारा के दर्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम प्रेमचंद की बात करें या जो अन्य कवि केदारनाथ अग्रवाल हो गए, नागार्जुन हो गए, रांगे राघव हो गए, इस प्रकार के जो प्रमुख कवि हो गए, त्रिलोचन जी हो गए, या कह सकते हैं कि अन्य इसमें जो कवि आए उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रवादी रचनाएं इसमें पर्याप्त रची हैं। प्रेमचंद की तो बहुत सी रचनाओं पर बैन लगा दिया गया है, कई लंबे समय तक इनकी रचनाओं पर बैन लगा। उसके बाद में वो रचनाएं जनता के सम्मुख प्रकाशित होती हैं। उसके बाद में अगली जो विवेचना इसमें बताई गई कि काव्य का लघु रूप, जैसे मैंने अभी बताया कि जो गीत काव्यधारा बताई गई उसमें भी क्या हुआ कि कविता बहुत छोटी हो गई थी। यहां पर भी क्या हुआ कि जो काव्य था उसका बहुत ही लघु रूप हुआ। जैसे कह सकते हैं कि वर्तमान समय में आपातकाल लगा, या कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी लगी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पर छोटी छोटी कविताएं बना दी गई, या फिर सीआरपीएफ जवानों पर, हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए, उस पर वीर रस की कविताएं बना दी गई। तो लघु रूप का मतलब है कि जो जैसी समस्या वर्तमान समय चल रही है उसी पर सामान्यतः कवि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी रचनाएं रच रहे थे, और लोग कह सकते हैं कि आसानी से उन्हें पढ़ने का प्रयास कर रहे थे व उन्हें सुन रहे थे, क्योंकि किसी के पास भी समय नहीं था कि बड़े बड़े महाकाव्य वो बैठ करके पढ़ें। उसके बाद अगली विवेचना क्या इसमें बताई गई कि समस्या प्रधान। अब समस्या प्रधान जैसे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गई, इस प्रकार की जो वर्तमान की समसामयिक घटनाएं हैं उन पर इसमें प्रमुख रूप से रचनाएं यहाँ पर रची गई, और उन पर जो पाठक थे उन्होंने रोचकता दिखाई और तीव्रता से इसे पढ़ा, उन्होंने समझा। अब हम देखेंगे इस काल के जो सबसे प्रमुख कवियों की बात करेंगे। तो इस काल में जो सबसे प्रमुख कवि आते हैं वो आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात की जाए तो ये भैया ये आवाज़ से लिख लेंगे आप लोग, इसकी टाइमिंग आवाज़ से लिख लेंगे, उसके बाद इसे हम साफ कर देंगे जी। देखिए सामान्यतः केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो कक्षा 6 या 5 में शायद एक इनकी कविता चलती है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर मोही जाती हूँ। ये कविता भैया इनकी चलती है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता से विशेष तौर से जान जाते हैं कि बसंती हवा कविता के लेखक कौन है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल ही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2013 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, वो केदारनाथ अग्रवाल को ही मिला है जी, केदारनाथ अग्रवाल को ही मिला है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस रचना पर
उनकी किस रचना पर ये कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इससे पहले हमने आपको बताया भी था इसके बारे में, ज्ञानपीठ के बारे में, तो आप विशेष तौर से बताएंगे कि इनकी कौन सी रचना थी जिस पर केदारनाथ अग्रवाल को वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे हम बढ़ते हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। देखिए ये भैया हम लोग हिंदी साहित्य का काव्य साहित्य पढ़ रहे हैं, इसमें गद्य साहित्य हम बता देते हैं, परंतु गद्य साहित्य का लेखन इसमें नहीं हुआ है। गद्य साहित्य का जो इतिहास है वो दूसरा है, परंतु कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ काव्य साहित्य ही पूछा जाता है। इस कारण गद्य साहित्य को बता दिया जाता है, परंतु अलग से उसकी विवेचना नहीं की जाती है। तो जैसे अगली इनकी रचना हो गई नींद के बादल है, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। अगले जो इस काल के कवि हैं वो हैं भैया नागार्जुन जी। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि नागार्जुन इनमें से कौन है, तो ये नागार्जुन कवि हैं और एक नागार्जुन खगोल शास्त्री भी माने जाते हैं। ये जो नागार्जुन हैं इनका भैया मूल नाम ये है वैद्यनाथ मिश्रा, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मूल नाम भी पूछ लेते हैं। तो जो नागार्जुन जी हैं इनका मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्रा। और इनके जो कह सकते हैं कि निबंध हैं कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे प्यासी पथराई आंखें ये इनका काव्य संग्रह है, भस्मांकुर इनका काव्य संग्रह है, युगधारा इनका काव्य संग्रह है, हरिजन गाथा ये इनका एक उपन्यास है। इसके साथ साथ अन्य जो इनके उपन्यास हैं जैसे हम लिख रहे हैं भैया, अवश्य लिख लें आप उनको, ये परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। ये है बाबा बटेश्वर नाथ, बहुत बार ये पूछा गया है, बाबा बटेश्वर नाथ। उसके बाद में एक और इनका उपन्यास है रतिनाथ की चाची। हाँ, रतिनाथ की चाची, भैया जब इश्क सर पे चढ़ जाता है उसे नाम दिया जाता है रतिनाथ की चाची, उसे कहा जाता है। तो ये भी इनका एक उपन्यास है, इसमें इसका कई वर्णन किया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ हो गया, रतिनाथ की चाची हो गई। एक और इनकी रचना है कई बार परीक्षा में पूछी गई है, उसका नाम है बलचनामा जी। ये रचनाएं परीक्षा में अवश्य पूछ ली जाती हैं। उसके बाद में जैसे एक और जो महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं वो हैं रांगे राघव जी। इनका जो काव्य संग्रह है राह का दीपक, अजय खंडहर इनका उपन्यास है, और पिघलते पत्थर ये भी इनका काव्य संग्रह माना गया है। तो ये कुछ कवि तो बहुत सारे हैं, परंतु ये परीक्षा का भाग बनते हैं, कह सकते हैं प्रगतिवाद के। केदारनाथ अग्रवाल हो गए, रांगे राघव हो गए, आरसी प्रसाद हो गए, त्रिलोचन हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। त्रिलोचन की भैया एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, नेट में कई बार पूछी गई है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है ये, इस पर एक गीत भी रचा गया है। ये कई बार ये कह सकते हैं कि हिंदी नेट में कई बार ये पूछा भी गया है, और अन्य परीक्षाओं में भी जिसमें साहित्य पूछा जाता है ये पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा आज प्रगतिवाद के विषय में। इसके बाद में हिंदी साहित्य में बहुत कम शीर्षक बचे हुए हैं, प्रमुख रूप से इसमें कह सकते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग सीधे हिंदी व्याकरण में प्रवेश करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।